Hello dear students, I am Anup Upadhyay. I will be teaching you today the Indian Contract Act 1872. आज हम सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है, और इसमें हम ये भी जानेंगे कि रेंज क्या है। फर्स्ट 5 मिनट्स में हम इसके रेंज को याद करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है, बट इसके भी पहले हमारे 2 सेक्शंस हैं जो प्रिलिमिनरी पोर्शन में आते हैं। 2 सेक्शन के एंड होने के बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 1। तो पहले 2 सेक्शन की हम बात कर लेते हैं, क्या है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो आपका बताएगा शॉर्ट टाइटल। क्या बताएगा वो? शॉर्ट टाइटल। तो आपका शॉर्ट टाइटल क्या है साथियों? तो हम बात करेंगे, इसका शॉर्ट टाइटल है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहने का मतलब शॉर्ट टाइटल मतलब उसका नाम क्या है। देन इसमें ही बताया जाएगा कि इसका एक्सटेंट कितना है, ये कहां तक लागू होता है। तो ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है, होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। देन हम बात करेंगे कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये कमेंस्ड कब हुआ था? तो इसका मैं आपको डेट बता देता हूं, 1st डे ऑफ सितंबर। क्या कह रहा हूं? 1st डे ऑफ सितंबर को ये स्टार्ट हुआ था 1872 को, 1st डे ऑफ सितंबर 1872 को। तो जो आपका सेक्शन 1 है वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। देन हम चलेंगे सेक्शन 2 पे, वो भी प्रिलिमिनरी पोर्शन में ही कवर होता है। सेक्शन 2 आपका बताता है डेफिनेशन क्लोज। क्या कह रहा हूं? सेक्शन 2 आपका बताता है डेफिनेशन क्लोज, जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या कह रहा हूं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसके अंदर आपको डेफिनेशंस दी हुई है, हर एक डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझाई हुई है। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 2 के बाद हमारा आएगा चैप्टर 1। जब चैप्टर 1 की बारी आएगी, तो इसका नाम है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेसिक शुरुआत होती है वही है चैप्टर 1। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 में कहां से कहां तक ये जाता है, रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रेंज है वह 3 से लेके 9 तक जाता है। कहने का मतलब सेक्शन 3 से लेके 9 तक चैप्टर 1 में कवर होता है। क्यों 3 से? क्योंकि 1 और 2 आपका प्रिलिमिनरी पोर्शन में आ गया ऑलरेडी। देन हम बात करेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्थापनों की संसूचना। संसूचना मतलब कम्युनिकेशन को बोलते हैं संसूचना। एक्सेप्टेंस को आपका बोला जाएगा प्रतिग्रहण, और जब बात करें रिवोकेशन की तो उसको बोलते हैं प्रतिसंहरण। ये कहने का मतलब तीनों टॉपिक इसमें चैप्टर 1 में आपके कवर्ड होते हैं। देन आगे की बात करेंगे हम चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका बताता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके अलावा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वॉइड एग्रीमेंट क्या है। ये तीनों पोर्शन चैप्टर 2 में कवर होते हैं, जो 10 से लेके सेक्शन 10 से लेके 30 तक के सेक्शंस कवर करेंगे। देन बात करेंगे चैप्टर 3 की, जिसमें आता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कहते हैं समाश्रित संविदाएं, जो 31 से लेके 36 तक है। देन हम बात करेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की। चैप्टर 4 में क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका पालन करवाना। जो कौन करवाएगा? 37 से लेके 67 तक की पालना इसमें होगी। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में आपके ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे चैप्टर 5 को शॉर्ट में बात करते हैं, 68 से 72 तक जाता है। इसमें यह बताया जाता है, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को जो इनकैपेबल था उसको कुछ नेसेसिटीज परचेज करके दी हैं, बिकॉज वो कैपेबल नहीं था उन नेसेसरी। मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है, 18 ईयर से कम है, आपने उसको कुछ मेडिसिन दी हैं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट तो डायरेक्ट नहीं हुआ था, बट आपने उसकी हेल्प की है मानवता के नाते। तो क्या वो पैसा जो आपने खर्च किया उस बच्चे के लिए, क्या उसके पेरेंट्स से लिया नहीं जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी चैप्टर 5 में, जो चलेगा 68 से लेके 72 तक। फिर बात करेंगे हम चैप्टर 6 की और चैप्टर 7 की। चैप्टर 6 ये कहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया है, बट अगर उसका गलती से भी आपने ब्रीच कर दिया है, मींस कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज में था बट किसी एक पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है, तो उसे चैप्टर 6 में रेमेडी मिलेगी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या परिणाम निकलेंगे, वो सारी बातें 73 से लेके 75, 73 टू 75 में डिफाइंड है। देन हम बात करेंगे चैप्टर 7 की।
चैप्टर 7 में आपको बता दूं ये टोटली रिपील्ड हो चुका है, अभी यहां से रिपील्ड हो गया है और एक सेपरेट एक्ट जिसको कहते हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसमें कन्वर्ट हो गया है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहां मैं ये बोल सकता हूं ये रिपील्ड हो गया है और इसकी जगह क्या हो गया है, इसकी जगह आ गया है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसकी जगह ये आ गया है। अच्छा, तो इसमें सेक्शंस क्या क्या कवर होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। इसमें जो सेक्शंस हैं आपके 75 तक तो आपके आ गए ये जनरल प्रोविजंस वाले सेक्शंस, फिर इसमें बात करेंगे तो ये 76 से लेके 123 तक के प्रोविजंस इसमें कवर्ड हैं, जो कि एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है। लेटर ऑन स्टेज पे जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो हम उसको सेपरेटली बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। देन बात करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 इज इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी मतलब किसी को आपने नुकसान पहुंचाया है तो क्या क्षतिपूर्ति मिलेगी, किसी के बदले कोई गारंटी ले रहा है, तो ये सारे सेक्शन 124 से 147 तक कवर किए गए। देन हम बात करेंगे बेलमेंट की, जिसको कहते हैं उपनिधान। 148 से लेके 181 तक के सेक्शन है जो चैप्टर 9 में कवर्ड होते हैं। याद कर लेना है आपको, अगर आपने रेंज याद कर लिया तो आपका पकड़ पूरे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छा हो जाएगा। देन बात करते हैं चैप्टर 10 जो एजेंसी है, जिसको अभिकरण कहते हैं, 182 से लेके 238 तक है। देन हम चैप्टर 11 की बात करेंगे जो है पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं इसको हम? साझेदारी। साझेदारी जो आपका है वह 239 से 266 है। अब मैं ये बात करना चाहूंगा जो चैप्टर 11 है इसको भी रिपील्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब इसकी जगह क्या बन गया है, इसको तो बोल देता हूं पहले, ये भी रिपील्ड हो गया है आपका। अब इसकी जगह क्या आ गया, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसकी जगह पे अब ये आ गया है। अब बात करेंगे हम, तो अभी 2 चैप्टर तो आपके 7 और 11 रिपील्ड हो गए। तो आप जब भी बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें क्या पाएंगे कि ये सेक्शंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके लिए एक सेपरेट एक्ट आपको बना के दे दिया गया है। तो दोनों एक्ट्स को हम आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। मतलब अपन कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज समझाने वाला हूं। और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, तो हर एक डेफिनेशन भी आपको बैक टू बैक क्लियर होती जाएगी जब आप ये पूरा चार्ट को समझ लेंगे। तो आज हम चलते हैं, एक पर्सन है जो है ये फर्स्ट पर्सन, ओके। सेकंड पर्सन है ये भाई साहब, ठीक है। देयर आर 2 पर्सन्स, ओके। अब हम बात करेंगे यह व्यक्ति जो है, ठीक है, यह क्या करता है, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर। अब इसको समझाने से पहले मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं समझाऊंगा प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल मतलब ऑफर, ठीक है। प्रपोजल क्या होता है, अब प्रपोजल से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक मैं आपको पूरा पहुंचाऊंगा। विद इन 5 मिनट्स आप वेट करिए। प्रपोजल से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी 1 मिनट में। देखिएगा, एक पर्सन है जो अपनी विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को संज्ञापित करता है। कहने का मतलब सिग्निफाइज, व्हेन वन पर्सन, एक व्यक्ति है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू। यहां तक पहले समझते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है एक व्यक्ति है जो अपनी कुछ इच्छाएं हैं, विलिंगनेस है, जो दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, राइट। सेकंड पर्सन आपका ये है, इसको अपनी विलिंगनेस बता दी। अब विलिंगनेस क्या बता रहा है, वो 2 तरह की विलिंगनेस बता रहा है, कुछ करने की या कुछ नहीं करने की। तो इसने बताया टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन मतलब होता है निवारित रहना, किसी चीज को करने से निवारित रहना मतलब नहीं करना। टू डू मतलब करो, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब मत करो, ठीक है। ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू ऑब्टेन द असेंट। क्या कह रहा हूं, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर, राइट। किस लिए कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर, दूसरे व्यक्ति की असेंट लेनी है इसको, राइट। तो अभी तक का डेफिनेशन समझना, एक पर्सन है दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। कहने का मतलब जब मैं प्रपोजल दे रहा हूं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल दे रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव प्रपोजल भी हो सकता है। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, ये हो गया टू डू।
या मैं कह देता हूं कि अगर आप कोई डिफेमेशन का केस है, मैंने बोला मैंने आपकी बुराई तो कर दी है, लेकिन अगर आप मेरे पे डिफेमेशन का केस फाइल नहीं करोगे तो मैं आपको इतना अमाउंट दे दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मैं अपने आप को बचाने के लिए उसको नेगेटिव प्रपोजल दे रहा हूं, मेरे ऊपर केस फाइल मत करो डिफेमेशन का, मैंने आपके बारे में गलत बोला है, ठीक है, लेकिन तुम मेरे बारे में मेरे लिए मेरे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं करो। और अगर तुम मेरे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं करते हो तो मैं क्या करूंगा, तुमको उसके बदले 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये कौन सा प्रपोजल हो गया, टू एब्सटेन, रोकना, फ्रॉम डूइंग, करने से, तो उसके बदले जो पैसा दे रहा हूं वो भी इसमें आ गया। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि इस व्यक्ति की असेंट लेनी है, इस व्यक्ति की क्या लेनी है, असेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या कन्वर्ट होता है, प्रपोजल, उसको क्या कहते हैं, प्रपोजल। कहने का मतलब यहां तक जो आपका स्टेप है ये क्या कहलाएगा, प्रपोजल, जो आपका डिफाइंड है सेक्शन 2A में, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी विलिंगनेस दूसरे को बताई, उसने अपना असेंट दे दिया, तो ये अभी असेंट नहीं मिला है, अभी उसने विलिंगनेस बताई है, तो ये जो ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है असेंट, इसकी अनुमति लेना, तो ये क्या हो गया, प्रपोजल। अब इसने प्रपोजल तो कर दिया, राइट। अब एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रपोजल कर दिया, अब जैसे ही वो अपनी एक्सेप्टेंस बताएगा, ओके भाई रेडी, तो इसने अब देखो दूसरे ऑप्शन में क्या बता रहा है, अनदर पर्सन सिग्निफाइज असेंट। अब यहाँ अनदर का मतलब क्या है, या अनदर का मतलब है जो यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति अनदर व्यक्ति है, अनदर पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट, वह अपनी क्या करता है, अनुमति संज्ञापित करता है। यह व्यक्ति किसको संज्ञापित करता है, इस व्यक्ति को, कि भाई जो आप कह रहे हो मैं उसके लिए रेडी हूं, एक्सेप्टेड, ठीक है। जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या कह रहा हूं मैं, जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया तो यह क्या बन जाता है, यह बन जाता है प्रॉमिस, क्या बन जाता है, प्रॉमिस, राइट। जैसे ही इस व्यक्ति ने क्या कर लिया, इस बात को जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया, यह क्या बन गया, प्रॉमिस, ओके। जैसे यह प्रॉमिस बना, यह कहां डिफाइंड है, आपके सेक्शन 2B में, किसमें डिफाइंड है, सेक्शन 2B में। प्रपोजल सेक्शन 2A, प्रॉमिस सेक्शन 2B। कहने का मतलब इसने अपनी विलिंगनेस बताई, इसने अपना असेंट दे दिया, हाँ भाई मैं रेडी हूं, जैसे ही एक्सेप्ट किया, ये क्या बन गया, यह बन गया प्रॉमिस। फिर हम आगे की बात करेंगे, प्रॉमिस तक तो ठीक है, अब इसका अगला स्टेप क्या आने वाला है आपका, जैसे ही आपने प्रॉमिस किया, मतलब आपने वचन दिया, वचन किया, उसके बाद आपकी बारी आती है एग्रीमेंट पहुंचने की। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, करार, क्या बोलते हैं, करार, जो कि डिफाइंड है आपका 2E में। याद कर लो, ये E है ना, देखो ये डबल E है, कहने का मतलब डबल E आ रहा है, मतलब 2E में ही है, याद करने का तरीका है, फॉलो इट। अब बात करते हैं प्रॉमिस। अब जब प्रॉमिस जो आपका होता है वह 2 टाइप का होता है, क्या कह रहा हूं, प्रॉमिस 2 टाइप से होता है, विद कंसीडरेशन एंड विदाउट कंसीडरेशन। क्या कह रहा हूं, एक तो प्रतिफल के साथ और एक बिना प्रतिफल के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका जो प्रॉमिस है विद कंसीडरेशन है, क्या कह रहा हूं मैं, विद कंसीडरेशन है, तब तो वो बन जाएगा आपका एग्रीमेंट, करार, बधाई हो, आपने एग्रीमेंट कर लिया। बट अगर आपका विदाउट कंसीडरेशन है तब मामला गड़बड़ है, तब वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं होगा। सो कंसीडरेशन इज नेसेसरी 100%। तो कंसीडरेशन की जब भी बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ये पास्ट में भी हो सकता है, यह प्रेजेंट में भी हो सकता है, हाथों हाथ पैसा दे सकते हो आप, या यह फ्यूचर में भी हो सकता है, ओके। एग्जाम में पूछा हुआ है बिल्कुल कि कंसीडरेशन जो होता है वो क्या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में हो सकता है क्या, 100% हो सकता है। तो आज हमने बात की, जैसे ही प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन ऐड हो गया, प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन ऐड हो गया, वह बन गया 2E में एग्रीमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वही एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है, विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि डिफाइंड है 2H में। बिल्कुल यही एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, बिल्कुल अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जो कि 2H में डिफाइंड है। और अगर यही आपका नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तो देखिएगा अगर आपका नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वह क्या हो जाएगा, वह वॉइड हो जाएगा। कोई भी एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड। और वॉइड कहां डिफाइंड है, 2G में, बिल्कुल आपका 2G में वॉइड, जिसको हम कहते हैं शून्य। तो आपका पूरा आज मैंने एक चार्ट में
कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचाया है। सेम चार्ट आपको हैंड रिटन नोट्स में बनाने हैं और एक फ्लो में आपको डेफिनेशन को समझाना है। कैसे समझाना, एक लाइन में समझाता हूं फिर से, रिकॉल। वन पर्सन दूसरे को सिग्निफाई करता है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, और दूसरा व्यक्ति उसकी असेंट दे देता है। जैसी असेंट मिला वो प्रॉमिस बदल गया, प्रॉमिस में प्लस कंसीडरेशन, आपको प्रतिफल भी हो गया, कुछ पैसा भी ऐड है, तो आपका एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर एनफोर्सिएबल नहीं है तो क्या करोगे, अगर आपका लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है तो वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट्स इट। फिर हम आगे बात करेंगे जो मैंने सेक्शन 2A समझाया है, आपको बता दे रहा हूं, जो मैंने सेक्शन 2A समझाया है चार्ट फॉर्म में, आपको एक तो चार्ट फॉर्म बनाने का एकदम हैबिट बनाना है। चार्ट फॉर्म में अगर आप पढ़ने लगे तो आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ने में कहीं तकलीफ नहीं आने वाली है। बिकॉज ये देखिए आपका पूरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये पूरा आपका बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ठीक है, समझाता हूं इसको। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो प्रपोजल है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, कहां पे डिफाइंड है, 2A के नाम से। बट जो टर्म ऑफर है, यह जो टर्म ऑफर है ये क्या है, यह अंग्रेजों का शब्द है, ब्रिटिशर्स यूज करते थे ऑफर। बट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या डिफाइंड है, प्रपोजल, ये डिफाइंड है। तो एग्जाम में प्रपोजल और ऑफर करके लिखा आएगा तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। बट मैं बेयर एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अपने यहां प्रपोजल को डिफाइंड किया गया है, ऑफर को नहीं, बट दोनों का मीनिंग सेम होता है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 2A की। सेक्शन 2A मतलब धारा 2A क्या कहता है, जो मैंने अभी आपको चार्ट फॉर्म में बताया। व्हेन वन पर्सन, जब क्या होता है, एक पर्सन क्या करता है, सिग्निफाई करता है टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal, right? अब इसी को ही आपको उस चार्ट फॉर्म में बना के समझना और पढ़ना है। आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है, प्रपोजल की डेफिनेशन तो 100% समझ में आ गई है। कई स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत आती है नेगेटिव प्रपोजल में, कुछ करना है तो समझ में आ रहा है, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग वाले में प्रॉब्लम आती है। तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, डिफेमेशन वाला, राइट? फिर हम आगे बात करेंगे इन अ वैलिड प्रपोजल। आज हम पूरा प्रपोजल का है ना चीर फाड़ कर देंगे, ताकि प्रपोजल अगर अपना क्लियर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तक सब 2-2 मिनट के हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन अ वैलिड प्रपोजल देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। क्या कह रहा हूं, कम से कम कितने, कम से कम 2 पक्षकार होना जरूरी है। किसमें, प्रपोजल में। अरे भाई आप प्रपोजल अकेले को तो दोगे नहीं बैठ के, कोई तो होना चाहिए सामने, उसको प्रपोज करेंगे। सो एटलीस्ट 2 पार्टीज। अब फर्स्ट पार्टी जो बात करूंगा वो कहलाएगा प्रपोजर या ऑफरर, और सेकंड पार्टी क्या कहलाएगा, प्रॉमिस या ऑफरी। अब जैसे डायग्राम में मैंने ये बताया, 2C नहीं बताया था, जो व्यक्ति प्रपोज कर रहा है वो प्रपोजर कहलाता है। ये कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2C में। और जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रॉमिसी। ठीक है, वो प्रॉमिसी कहलाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको डबल ही कर दीजिए, प्रॉमिसी कहलाएगा या फिर ऑफरी कहलाएगा। ये भी आपका सेक्शन 2C में डिफाइंड है, राइट? अब आगे की बात करेंगे। एक वैलिड प्रपोजल में पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सभी को पता है, बहुत इजी पॉइंट है कि 2 पार्टी होनी चाहिए कम से कम, और दोनों कैसी होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। दीज आर द इजी पॉइंट्स, आपको पता है। फिर हम बात करेंगे जो प्रपोजल है मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ट में हमने पढ़ा इसको कि हमारा ऑब्जेक्ट है उस व्यक्ति का असेंट पाना। देयर शैल बी एन इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन की बात 100%। आपका इंटेंशन, प्रपोजल दे रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, राइट? फिर हम कहेंगे सिग्निफाइड, ये भी हमने चार्ट फॉर्म में देखा कि जो आप ऑफर दे रहे हो वो उसको सिग्निफाइड होना चाहिए, मतलब संसूचित होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको पता चलना चाहिए, उसकी नॉलेज में जाना चाहिए, राइट? अब यहां तक तो आपको प्रपोजल की कुछ मैंने क्वालिटीज बताई, ऐसा होना चाहिए तो प्रपोजल होगा। देन हम बात करेंगे प्रपोजल। जो प्रपोजल होता है वो 2 टाइप का होता है, अभी समझा दिया मैंने। पहला तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव प्रपोजल को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? तो एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव प्रपोजल तो ये क्या, आप मेरी कार खरीदोगे 1 लाख में, ये तो पॉजिटिव प्रपोजल हो गया। नेगेटिव प्रपोजल का मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बताया, आपको डिफेमेशन का याद रखना है, जिससे क्या होगा, आपका कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ए प्रपोजेस बी, राइट? ए प्रपोजेस बी,
इफ यू डू नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी, अगर तुम मेरे खिलाफ सूट फाइल नहीं करोगे फॉर डिफेमेशन, डिफेमेशन के रिगार्डिंग कोई सूट फाइल नहीं करोगे, आई शैल गिव यू 1 लाख रुपीज। यहाँ पे कंसिडरेशन भी आ गया। तो ये क्या है, ये आप प्रपोजल दे रहे हो, बट कौन सा प्रपोजल दे रहे हो, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो, तो ये नेगेटिव प्रपोजल हो गया। द प्रपोजल इज टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इट इज नेगेटिव प्रपोजल, राइट। ये नेगेटिव प्रपोजल है आपका। अब हम आगे की बात करेंगे। नेगेटिव प्रपोजल तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं दोनों, क्योंकि यही पॉइंट एक स्टूडेंट के माइंड में खटकता है, नेगेटिव प्रपोजल क्या होता है, राइट। अब हम बात करेंगे टाइप्स। प्रपोजल के टाइप्स कितने हैं, ऐसा कोई फिक्स टाइप आपके बेयर एक्ट में तो दिया नहीं है, बट स्कॉलर्स ने जो टाइप्स बताए हैं वो आपके सामने हैं कि आपका जो एक टाइप है वो है एक्सप्रेस ऑफर, क्या कहते हैं, एक्सप्रेस, दूसरा इंप्लाइड, स्पष्ट प्रस्ताव या गर्भित प्रस्ताव। एक्सप्रेस का मतलब स्पष्ट, कोई चीज आप स्पष्ट तरीके से बोल रहे हो, चाहे वो शब्दों से बोल रहे हो लिख के, चाहे वो बोल के बता रहे हो, तो ये आपका क्या है, एक्सप्रेस ऑफर। तो एक्सप्रेस्ड बाय रिटन और स्पोकन वर्ड्स, लिखित और मौखिक शब्दों से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखित या मौखिक शब्दों से कुछ बता रहा है, प्रपोज कर रहा है, तो आपका एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगा। बट वहीं एक व्यक्ति ना तो बोल रहा है ना लिख के बता रहा है, ठीक है, वो अपने कंडक्ट से किसी को कुछ बता रहा है, राइट। जैसे एक टैक्सी को रोकना है, मुझे कहीं जाना है, तो मैंने अपना हैंड वेव किया कि एक टैक्सी वाले को क्या क्या रुक जाओ, ठीक है, बोला कुछ नहीं, बस हैंड वेव किया, टैक्सी रुक गई, मैं बैठा, मैंने उसको कहा भाई इधर साइड चलो, और वो लेके गया। तो वो जब लेके जाएगा तो क्या हम उसको पैसा देने से मना कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि आपने तो हमसे बात ही नहीं करी, आपने तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया? नहीं, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, राइट। अगर कंडक्ट ऑफ पार्टीज है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जो कंडक्ट से होता है या सरकमस्टांसेस ऑफ द केस से होता है, परिस्थितियों के हिसाब से, वह कहलाता है आपका इंप्लाइड ऑफर, राइट। फिर हम बात करेंगे एक्सप्रेस और इंप्लाइड के बाद दो और आते हैं, स्पेसिफिक ऑफर, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रस्ताव, राइट। अब विशिष्ट प्रस्ताव क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑफर क्या होते हैं? जब कभी भी कोई भी ऑफर, मैं क्या कह रहा हूं, जब कभी भी कोई भी ऑफर एक विशिष्ट पर्सन को, जैसे मैंने राम को ऑफर किया, राम का मतलब एक राम वही है ना जिसको मैं कर रहा हूं, एक सिंगल पर्सन है मेरे सामने, मैंने उसको ऑफर दिया, इट इज स्पेसिफिक ऑफर। बट यही ऑफर जब मैंने पूरे वर्ल्ड को दे दिया, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, भाई मैं मेरा घर बेचना चाहता हूं, जो खरीदना चाहते हो संपर्क करें, ये क्या है, जनरल ऑफर है, राइट। तो स्पेसिफिक ऑफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, टू एन असर्टेन्ड पर्सन, एक निश्चित व्यक्ति को किया जाता है। और इसके बारे में देख लीजिए, ऑफर मेड टू स्पेसिफिक, हाईलाइट कर लीजिए इसको अच्छे से, स्पेसिफिक पर्टिकुलर असर्टेन्ड पर्सन, राइट, एंड सच ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द पर्टिकुलर, ठीक है, मैंने किसी को किया ऑफर, पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर किया है और एक्सेप्ट भी वही करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, तो आपका कहलाएगा स्पेसिफिक ऑफर। अब इसमें हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जितने भी टॉपिक मैं ले रहा हूं फर्दर क्लास में, वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये यूजलेस है। आपको मैं बता दूं, कंटेंट जो आपका अब आएगा वो 101% आपके जुडिशरी में या किसी भी छोटे मोटे एग्जाम से सब में पूछे गए हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, यह एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से इसको एक बार आप पढ़िए। हु सेड दैट, किसने कहा है, क्या कहा है, एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू एन असर्टेन्ड पर्सन, ठीक है, ये कह रहा है एक ऑफर ये जरूरी नहीं है कि किसी इस असर्टेन्ड पर्सन को किया जाए, बट ध्यान से समझिएगा, बट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज अंटिल इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एन असर्टेन्ड पर्सन। बहुत सही बात है भाई, ये कह रहा है कि ऑफर जो आपका कर रहे हो, ये जरूरी नहीं आप किसी असर्टेन्ड पर्सन को ही करोगे, आप ऑफर करो, बट उसको जो एक्सेप्ट करेगा वो एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए, वो असर्टेन्ड पर्सन होना चाहिए कि भाई हाँ ये ऑफर इस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये लाइन किसने कही थी, तो आपके एग्जाम में बता रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ है, ये लाइन आपके एंसन ने किया था। किसने बोला था ये लाइन? एंसन के द्वारा ये लाइन आपको बोली गई थी। तो इसके आगे हम बात करेंगे जनरल ऑफर की। जनरल ऑफर को साधारण ऑफर या सामान्य ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, पूरे विश्व को ही कर दो, वर्ल्ड को ही कर दो। ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, क्या कह रहा हूं, पब्लिक एट लार्ज, अंडरलाइन, और टू द होल वर्ल्ड, या पूरे वर्ल्ड को ही आप कर रहे हो। तो ये दोनों ही सच एन ऑफर, जो आप ऑफर कर रहे हो होल वर्ल्ड को कर रहे हो, तो वर्ल्ड में से तो कोई भी आएगा एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्कुल। तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द यूनिवर्स, समझ गए? तो कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है।
फ्रॉम एमंग द पब्लिक हु हैज द नॉलेज ऑफ इट। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है हु हैज द नॉलेज ऑफ इट, राइट। मैंने कोई ऑफर किया, ठीक है, मेरा डॉग गुम गया है, जो लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, बट मेरे ऑफर करने से पहले ही मैंने अपने किसी व्यक्ति को भेज दिया था खोज के ला, बट उसको ये नहीं पता है, उसके मैंने जो ये ऑफर दिया उस व्यक्ति को जाने के बाद दिया था, तो ये ऑफर के बारे में उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, और वो व्यक्ति डॉग खोज के लाता है, लेटर में स्टेज पे कहता है, उसको पता चलता है कि मैंने तो ऑफर भी दिया था कि इनाम दूंगा, तो मेरे पास क्लेम करता है, सूट फाइल करता है। तो क्या वो सूट फाइल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि जब मैंने ऑफर दिया उसका नॉलेज उस व्यक्ति के पास नहीं था, ठीक है, तो वो लाइबल वो मतलब उसको मिलेगा ही नहीं 100%, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जनरल ऑफर में वो आपको यही समझना है कि नॉलेज, अगर आपको जनरल ऑफर का नॉलेज हुआ है तब उसके बाद आप में दम है भाई, तब आप कुछ कर सकते हो, बट आपको नॉलेज ही नहीं है, बाद में पता चलता है कि ये ऐसा है, तब आप आते उठ के, तब आपको कोई नहीं पूछेगा, कोर्ट भी आपको सहायता नहीं कर सकता है। अब देखिएगा, इट इज एक्सेप्टेड ओनली बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस। जनरल ऑफर के अंदर जो शर्तें लिखी हुई हैं उन शर्तों की पालना अगर आपने करी है तो आपका वो क्या माना जाएगा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, इसको हम समझेंगे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में भी ऐसा ही हुआ था। इट इज ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर, ये किस नेचर का होता है? कंटिन्यूइंग नेचर का होता है। एंड इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस के लिए ओपन रहता है अनटिल इट इज विथड्रॉन और एक्सेप्टेड। जब तक इसको वापस नहीं लिया जा सकता है तब तक ये ओपन ही रहता है, राइट। इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस अनटिल इट इज विथड्रॉन और एक्सेप्टेड। फिर हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की जिससे हमको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए गिव्स एन ऑफर टू गिव ₹1000 टू हूएवर फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ए ऑफर देता है जनरल सबको कि जो मेरा डॉग जो खो गया है उसको लाएगा, उसको कितना दूंगा? 1000 रुपए इनाम के रूप में दूंगा। तो ये कौन सा ऑफर हुआ? यह हुआ आपका जनरल ऑफर, राइट, क्योंकि वो सभी को दे रहा है, किसी सर्टेन पर्सन को दे नहीं रहा है, जो भी लाएगा कोई भी ला सकता है। फिर बात करेंगे इन केस ऑफ जनरल ऑफर, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू द पर्सन हु परफॉर्म्स द कंडीशंस ऑफ द जनरल ऑफर। मतलब समझिए इसको ध्यान से कि कभी भी जो हम जनरल ऑफर करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कब बदलेगा। ये एग्जाम में आया हुआ है आपका, बिल्कुल प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछा हुआ था, उसमें ऑप्शन था कि कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर्ड होगा। हु परफॉर्म्स द कंडीशंस ऑफ द जनरल ऑफर, जो जनरल ऑफर की कंडीशंस की पालना करेगा, उनको परफॉर्म करेगा, उसको परफॉर्म करते ही वो क्या किसी में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में। भाई मैंने अपनी शर्तें रखी, आपने शर्तें पूरी कर दी जनरल ऑफर की, आप किस में कन्वर्ट हो गए? कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है आपके। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी एग्जाम में आया था, द एक्सेप्टर मस्ट हैव द नॉलेज। मैंने आपको शुरू में बताया, जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर को उसको नॉलेज होनी चाहिए 100%। अगर जनरल ऑफर की बात आती है ना तो नॉलेज वर्ड को एकदम गांठ बांध लो, इसको समझना ही समझना है। द एक्सेप्टर मस्ट हैव द नॉलेज। एक्सेप्टर को क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ द ऑफर। ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस, राइट। अगर आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल आप सूट फाइल कर सकते हो अगर आपको कोई ऑफर आता है और वो आपको क्लेम नहीं दे रहा है तो, राइट। आगे बात करते हैं, द जनरल ऑफर इज प्रेस्क्राइब सम कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। वही बात वापस बार बार रिपीट हो रही है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि क्या होनी चाहिए? फुलफिल्ड होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो एक्सेप्ट हो जाता है और जनरल ऑफर हो जाता है। जनरल ऑफर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लीडिंग केस है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका लीडिंग केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, राइट। इसमें क्या हुआ था? गौरी दत्त का नेफ्यू था, वो खो गया, तो उन्होंने लालमन को बोला भाई जा खोज के ला। वो लालमन जो था निकल गया और भाई खोज के भी लेके आ गया था। लेकिन जब लालमन चला गया था तब पीछे से गौरी दत्त ने क्या किया? अनाउंसमेंट कर दिया, जो मेरे नेफ्यू को लाएगा उसे 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ? बाद में उसको लालमन को पता चलता, अरे इसने तो इनाम घोषित कर दिया, ये बहुत पहले का केस है, ठीक है, तो उसमें 501 बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो 501 का इसने तो इनाम घोषित कर रखा है, तो 501 के लिए उसने कहा मुझे दो, तो उसे मना कर दिया गौरी दत्त ने, मैं तो नहीं दूंगा, आपको मैंने कब बोला ये। तो इसमें लालमन गया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मुझे तो भैया क्लेम दिलाओ, मेरा इनाम दिलाओ। तो फिर क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि जब आप गए थे, घर से निकले थे खोजने के लिए, तो आपको ये नॉलेज में था क्या
कि आपका ये इनाम मिलेगा, ये इनाम अनाउंसमेंट है, आपको नॉलेज में था ही नहीं बिल्कुल 100%। गौरी दत्त ने भी ये कहा, इनके नॉलेज में ही नहीं था ये बात। तो कोर्ट ने इसी नॉलेज वाले पॉइंट को आगे बढ़ते हुए लालमन के जो क्लेम को था उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो यही था केस किसका, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है जनरल ऑफर से संबंधित कौन से केस हैं। तो जनरल ऑफर से संबंधित दो केस हैं, पहला तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, दूसरा आपका आप खुद जानते हैं पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, राइट। अब हम बात करेंगे, वही केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी क्या कहती है। द कोर्ट रूल्ड, इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था, एन ऑफर नीड नॉट बी मेड, क्या कह रहा हूं, एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू एन असर्टेन्ड पर्सन। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑफर किसी एक निश्चित व्यक्ति को ही करो, इस कोर्ट में इस केस में ये बोल दिया गया था। तो असर्टेन्ड पर्सन को करना जरूरी नहीं है। फिर हम बात करेंगे इन जनरल ऑफर देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्रपोजर। ये इफ कर दीजिएगा इसकी जगह, इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्रपोजर। ये कह रहा है कि अगर प्रपोजर को एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है तो आपको कम्युनिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, आपका जनरल ऑफर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मतलब आपका अगर प्रपोजल का क्वेश्चन आता है तो ऑफर का क्वेश्चन आता है, जनरल ऑफर के चांसेस 99% है। अब तीन टर्म्स को हम इजीली समझते हैं। ऑफर में एक टाइप और है क्रॉस ऑफर, इसको बोलते हैं प्रति प्रस्ताव, ठीक है। क्रॉस ऑफर क्या होता है, व्हेन टू पर्सन्स, बात सुनिएगा, ये क्या है, दो पर्सन्स हैं, राइट। एक व्यक्ति ये हो गया और दूसरा व्यक्ति ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन टू पर्सन्स मेक आइडेंटिकल ऑफर्स, ठीक है। आइडेंटिकल ऑफर क्या होता है, विच इज सेम इन टर्म्स एंड कंडीशंस। जो शर्तें मैं बोल रहा हूं वही शर्तें वो भी बोल रहा है, जो कंडीशन मैं बोल रहा हूं, जो टर्म्स मैं बोल रहा हूं वही टर्म्स वो बोल रहा है। कहने का मतलब ये इसके पास जाता है, कहता है भाई मेरे से 100 किलो गेहूं, क्या कह रहा हूं, 100 केजी आप वीट ले लीजिए, परचेज कर लो। ये इसको ऑफर दे रहा है, कितने रुपए में, एट द रेट 1000 पर केजी मान लेते हैं, ठीक है, पर केजी। अब ध्यान से सुनिएगा, 100 किलो वीट 1000 पर केजी में आपने खरीद लीजिए, ये ऑफर दे रहा है इस व्यक्ति को। सेम चीज ये भी आ गया, फिर से ये ए है और ये बी है, राइट। अब बी भी इसके पास आ गया, चल गया। ये क्या कह रहा है ए को कि भाई 100 केजी वीट खरीद लीजिए मेरे से, और कितने रुपए में, 1000 एट द रेट 1000 पर केजी, ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये भाई, और इसको नॉलेज ना तो इसके, ये दिमाग है इसका, ध्यान से देखना, ये इसका दिमाग है और ये इसका दिमाग है, जो नॉलेज में इनके आएगा ही नहीं। अब ये ऑफर इसको दे रहा था बी को, ए को ये पता नहीं था कि बी मेरे पास ऑफर लेके आ रहा है, और बी ने उसी टाइम यही सेम ऑफर इसको दे दिया, इसके पास भी वीट पड़ा था बहुत ज्यादा। तो यहां पे क्या हुआ, ये ऑफर दे रहा है सेम चीज का बी को, और बी ऑफर दे रहा है ए को। तो यहां पे ये क्या हो गया, ये हो गया व्हेन टू पर्सन मेक आइडेंटिकल ऑफर्स। इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ऑफर्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ऑफर्स। अब आइडेंटिकल ऑफर्स जो होते हैं सेम टर्म्स एंड कंडीशंस में दिख ही रहे हैं। विदाउट हैविंग, जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ईच अदर ऑफर्स, बिना किसी एक दूसरे के ऑफर के जाने हुए। तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा क्रॉस ऑफर। 100% आपको क्लियर होना चाहिए। जो ऑफर मैं दे रहा था, अरे वही उसने मेरे को भी दे दिया, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं था कि ये मेरे को ऑफर देने आ रहा है, ना उसको पता था मैं ये ऑफर देने आ रहा हूं। बस क्या है, क्रॉस ऑफर हो गया, खत्म। फिर आगे बात करते हैं हम काउंटर ऑफर की। ये थोड़ा सा अच्छा है पॉइंट है, स्थानापन्न प्रस्ताव जिसको कहते हैं। अब काउंटर ऑफर क्या होता है, ध्यान से वर्ड टू वर्ड समझिए। व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब एक ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऑफर किया, ये एक व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को ऑफर किया, ठीक है। लो भाई इनको बना देते हैं पूरा। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऑफर किया, बट यह जो ए था और यह बी था, बी ने क्या किया, इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसने क्या किया, ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस अदर देन सेट आउट बाय द ऑफरर। यह ऑफरर है, इसने जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को ना मानते हुए इसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो तुमने ऑफर दिया मैं एक्सेप्ट तो करता हूं, बट वो टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानूंगा, ठीक है। तो क्या एक्सेप्टेंस हुआ,
100% एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि ऑफर तभी एक्सेप्ट होता है जब से उसके ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस को मान के किया जाता है। तो इस व्यक्ति ने ऑफर दिया दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट किया बाय नॉट एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। क्या इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा? बिल्कुल, ये एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस है इसको नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्टेंस आपका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं काउंटर ऑफर पुट्स एन एंड टू ओरिजिनल ऑफर। जो आपने ओरिजिनल ऑफर दिया है, काउंटर ऑफर उसको खत्म कर देता है, राइट। अब हम बात करेंगे लास्ट ऑफर की, जो है स्टैंडिंग ऑफर। ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडिंग ऑफर कह सकते हैं, ओपन ऑफर कह सकते हैं, ये स्थायी टाइप के होते हैं। मतलब जब तक एक्सेप्ट कोई नहीं कर लेगा भाई, ये तो यूं ही बैठा रहेगा। कहने का मतलब अगर कोई ऑफर लॉन्ग टर्म के लिए ओपन ही पड़ा है, उसमें जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो ऑफर हटाया ही नहीं जाएगा, तो क्या कहलाएगा? स्टैंडिंग ऑफर। तो ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नोन एज कंटिन्यूइंग, इसका दूसरा नाम है कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर, जैसा मैंने बताया। फिर इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है जो इसका इलस्ट्रेशन है, वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदाला तथैया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदाला तथैया, यह एक इलस्ट्रेशन है, यह क्या है? एक उदाहरण है किसका? वेयर टेंडर वाज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। एक टेंडर था जो टेंडर को ओपन फॉर्म में रखा गया, ठीक है, इसी केस में था वो, उससे बोला गया। ये एक एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ दिया था, ये किसी यूपी या किसी जुडिशियरी एग्जाम में आया था कि यह जो केस है, यह क्या है? यह केस है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो यह केस है जो ये स्टैंडिंग ऑफर का केस है, जिसे हम कहते हैं स्थायी प्रस्ताव। फिर आज हम बात करेंगे, ऑफर का कंप्लीशन हो गया है। आज हमने क्या पढ़ा? पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर से लेके कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, और ऑफर का पूरा चीर फाड़ कर दिया। प्रपोजल, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग। कंसीडरेशन की भी बात करी जो सेक्शन 2D में आता है। फिर अब जो है एग्रीमेंट 2E में आता है, उसकी भी बात कर ली हमने। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? 2H में, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वो एनफोर्सिबल नहीं एग्रीमेंट तो 2G में वो वॉइड हो गया। फिर ऑफर के हमने टाइप्स भी पढ़ लिए, ऑफर के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी हमने ढंग से देखा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, शायद स्लाइड मिस है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं हम। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स की क्लास होगी, जिसमें ये होगा कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर क्या होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको एक होमवर्क है, ये आप करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट्स का मैक्स टू मैक्स होगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें से ये इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है। तो मैं आपको बता दूं, ऑफर तो प्रपोजल हो गया, नॉर्मल जो दे रहे हैं। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है कि आओ प्रपोजल दो, आओ ऑफर दो, राइट। तो इन दोनों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।